गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, 7th यूनिट कर रहे थे हम आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें हमने आपका 16 ग्रुप हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने आपकी जो 16 ग्रुप की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हमने कल डिस्कस की थी। टुडे वी हैव टू डिस्कस योर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनते हैं, तो इस पोर्शन को बहुत अच्छे से आपने करना है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट के, या यू कैन से ऑक्सीजन फैमिली की। अब ग्रुप 16 का एलिमेंट है, मीन्स जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास NH2NP4 होती है। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट का देख लेते हैं। 16 ग्रुप के एलिमेंट की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज द NH2NP4। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ़ दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन। तो उन्हें मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके गेन करेंगे किसी अदर एलिमेंट के साथ, ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस कंक्लूजन के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फर्स्ट इज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपका फर्स्ट मेंबर है, वी नो दैट इज़ दिस इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो ऑक्सीजन है उसका टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी आपके पास मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे आयनिक नेचर के होते हैं, और वहाँ पे आपका जो आयन होता है दैट इज़ O2 नेगेटिव, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो आपके पास -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, जैसे KO2। ये 11th क्लास में तुम पढ़ के आए हो जब आपने एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी किया था। ठीक है, 0 भी होती है O2 के केस में, ओजोन के केस में। +1 भी होती है जब वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पे वैसे जर्नली ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तब वहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 आपकी हो सकती है। ठीक है, अब हम अदर मेंबर्स पे मूव करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन से यदि हम दूसरे मेंबर्स पे मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती है। इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो दूसरे आपके एलिमेंट होते हैं वो आपकी जो -2 डाई नेगेटिव आयन आपके बहुत लेस अमाउंट में आपके शो करते हैं। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपके पास पोलोनियम होता है, और पोलोनियम आपकी सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ही बात पता चली, डाउन द ग्रुप मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जो पावर होती है वो भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब आते हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट पे। पॉजिटिव में मैंने बताया है कि ऑक्सीजन आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड को छोड़ के। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, नो d ऑर्बिटल एक्साइटेशन। तो वहाँ पे आपके पास जो d ऑर्बिटल है वही प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो ऑक्सीजन है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, एक्सपेंशन वहाँ पे नहीं होगी अपने ऑर्बिट को, और जब ऑर्बिट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो इट वाज नॉट एबल टू शो योर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बल्कि बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं 16 ग्रुप के वो आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 की, +4 की, +6 की, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन हो जाता है आपके पर्टिकुलरली जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है वहाँ से d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रखा है कि यदि हम बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास जो जिस एलिमेंट के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो कर सकता है। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो होती है जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं।
ठीक है। आपके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि अवेलेबल हो बॉन्ड फॉर्मेशन पे तो वहाँ पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो +6 की जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ सल्फ़र के केस में आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो फॉर्म करेगा ही नहीं। तो सल्फ़र में सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे लीस्ट स्टेबल किस में होगी? पोलोनियम में होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, यदि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं। +6 में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही शो करती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है 16 ग्रुप के मेंबर्स में, लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन है रिएक्टिव तो होता है, लेकिन उसकी जो रिएक्टिविटी है वो आपकी जो हैलोजेंस हैं उनसे आपकी कम होती है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो सल्फ़र आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जब हम हाई टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे यदि सल्फ़र आपका एसिड फॉर्म में भी हो तो वहाँ से सल्फ़र बॉन्ड की हम क्लीवेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो कॉन्टीन्यूसली आपकी डिक्रीज़ होती है। तो आपको यहाँ से ये पता लगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सल्फ़र, और सबसे कम रिएक्टिव आपके पास क्या होता है? पोलोनियम होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, या हम हाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखो 16 ग्रुप के एलिमेंट जब भी हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, लाइक H2E। E आपका 16 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे वाटर H2O, H2S गैस होती है, H2 सिलीनियम होता है, टेल्यूरियम का हाइड्राइड हो गया और पोलोनियम का हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपके पास ये होती है कि प्रिपरेशन आपके पास कैसे होती है, जो ये हाइड्राइड बनते हैं ये आपके पास कैसे बनते हैं। तो याद रखना कोई भी मेटल सल्फाइड हो, सेलेनाइड हो या टेलराइड हो, उन सब का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ तो वहाँ से आपकी हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला हुआ है कि किप्स एपरेटस का जो जनरली यूज़ होता है H2S की फॉर्मेशन के लिए लैब में, आपकी लैब में भी यहाँ पे रखा है, उसको आप किप्स एपरेटस ही बोलते हो। वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपने फेरस सल्फाइड में आपने डाइल्यूट H2SO4 जब भी आप डालते हो तो वहाँ से आपकी H2S गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपके पास जो हाइड्राइड होते हैं कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है, तो सारे हाइड्राइड्स का 16 ग्रुप के स्ट्रक्चर ऐसा सेम ही होगा, बैंड शेप वहाँ पे होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 आपके पास बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। ये भी जनरल क्वेश्चन है, बार बार पढ़ चुके हैं। यदि हम बात करते हैं हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ होता है। ये डिक्रीज़ किस वजह से होता है ये डिक्रीज़ आपका होता है क्योंकि आपके पास साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने से रिपल्शन आपकी कम हो जाती है। रिपल्शन कम होने से आपके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे की तरफ आपके शिफ्ट होते हैं, एक दूसरे से आपके यू कैन से रिपल्शन कम होती है तो एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपने पढ़ना है क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू दिस। यस, हमें पता है टेट्राहेड्रल होना चाहिए था बट इतना हो गया 104.5। जैसे ही मूव करते हैं डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन से टेल्यूरियम पे तो जो साइज है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से द पोजीशन ऑफ 2 बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे, ठीक है। सेंट्रल एटम से वो दूर आपके मूव करते हैं तो रिपल्शन डिक्रीज़ होती है। रिपल्शन डिक्रीज़ होने से आपके जो बॉन्ड एंगल है वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन का एक अदर हाइड्राइड भी होता है जिसको आप हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हो, 11th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो।
ठीक है। यदि हम हाइड्राइड्स की फिजिकल आपके पास प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्राइड तो आपके पास कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन जो वाटर को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 16 के, वो सारे के सारे अनप्लीजेंट फॉल स्मेल के होते हैं और पॉइजनस गैस होती हैं। ठीक है। यदि हम वोलेटाइल नेचर की बात करें तो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो वोलेटाइल होते हैं। ठीक है। लेकिन जो वोलेटाइल है नेचर है वो आपका इंक्रीज़ होता है जब हम वाटर से आपका स्ट्रेस पे मूव करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप आपका वोलेटाइल नेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है। और इसका आपके पास क्यों होता है कि वाटर का जो वोलेटाइल नेचर है वो वो आपका सबसे कम होता है। उसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि वाटर है, वाटर में आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे साथ में आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा होता है वाटर का, जैसे ग्राफिकली आपको शो भी किया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज़्यादा क्यों होगा, रीज़न आप दोगे, क्योंकि वाटर में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो अदर मेंबर्स के कंपेयर में उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ठीक है। यदि हम H2S से फर्दर मूव करें डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ होने से वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है। और वॉलेटाइल नेचर आपका वाटर का इसीलिए डिक्रीज़ होता है, क्योंकि सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एसिडिक करैक्टर की, तो जो आपके पास हाइड्राइड होते हैं 16 ग्रुप के, वो वीक डाइप्रोटिक या यू कैन से डाइबेसिक एसिड होते हैं। 2 स्टेप में आपके एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होते हैं, जैसे H2E। कोई भी हाइड्राइड है एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास 2 टाइप्स के आयन रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव प्लस He नेगेटिव। ये He नेगेटिव दोबारा से आपका स्प्लिट होकर H पॉजिटिव प्लस E2 नेगेटिव आपका वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एसिडिक जो करैक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज क्यों होता है, या यू कैन से वाई H2PO जो पोलोनियम हाइड्राइड है दैट इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो, यदि हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो, ऑक्सीजन से पोलोनियम पर आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन या जो भी आपके पास सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वाटर के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन विल बी क्लोजेस्ट टू ऑक्सीजन, तो बॉन्ड आपका छोटा होगा जिसको ब्रेक करना आपके लिए मुश्किल होगा। ब्रेक करना मुश्किल होगा तो वो H पॉजिटिव ईजिली आपका रिलीज़ नहीं करेगा, इसलिए आप बोल सकते हो कि वाटर आपका क्या होता है, लिस्ट एसिडिक होता है। ठीक है। लेकिन H2 जो हाइड्रोजन एंड पोलोनियम के बीच में आपकी बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी, जितना बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है उतना ही जो आपका हाइड्राइड है वो उतना ही एसिडिक होता है। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी आपका सेम इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन द साइज़। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से बॉन्ड आपका वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक हो जाता है तो हीट आप करोगे, तो थर्मल का मीनिंग क्या होता है, यू हैव टू अप्लाई टेम्परेचर, तो जो बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एसिडिक करैक्टर आपका इंक्रीज होता है। रिड्यूसिंग करैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो भी आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है। और वो इंक्रीज़ आपका किसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज़ होती है। ठीक है। ये हाइड्राइड्स की बात की थी आपकी। यदि हम ऑक्साइड्स की बात करें, मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, तो 2 टाइप के ऑक्साइड वहाँ से बनते हैं, EO2 एंड EO3। ये आपके पास मेंबर हैं 16 ग्रुप के, जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। EO2 टाइप के जैसे ऑक्सीजन का तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे जैसे SO2, SCO2, TeO2, पोलोनियम डाइऑक्साइड। ठीक है। ट्राइऑक्साइड आपके पास जैसे ओजोन है, पोलोनियम आपका ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है। तो डाइऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं, तो जब भी हम सल्फर सिलेनियम या टेलुरियम को जब आप बर्न करते हो एयर में, तो वहाँ से आपके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे सल्फर को आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है सॉलिड स्टेट में।
ठीक है। वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो वंडरवॉल फोर्स हैं वो आपकी वीक होती हैं। यही रीज़न है आपका जो सल्फ़र है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से जो टॉपिक मैंने अब तक कराए हैं हाइड्राइड में से आपने 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट तो आपका वोलेटाइल नेचर का, बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, यहीं से आपका एसिडिक करैक्टर का हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी का हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है कि जो SO2 है वो गैस होती है एट रूम टेम्परेचर क्यों, ठीक है। तो यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फ़र आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, आपके पास जो 3 sp2 ऑर्बिटल होते हैं वो आप उसमें से आपके 2 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, और जो थर्ड आपका ऑर्बिटल होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वो एक बार देखो। दिस इज सल्फ़र, 2 तो आपके ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, एक आपके पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या होगा सल्फ़र में। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो तो 2 ने तो आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, सिग्मा बॉन्ड बना लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, 2 आपके बच जाते हैं, एक 3p का इलेक्ट्रॉन और एक 3d का इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड 2 आपके पास रिमेनिंग रह जाते हैं इन केस ऑफ सल्फ़र, जो आपके क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे p पाई d पाई डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप बोलते हो कि जो सल्फ़र है वो आपका बेंड शेप का हो जाता है और जिसकी डाइपोल मोमेंट 1.63 होती है और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। दिस बॉन्ड इज़ द d पाई p पाई बॉन्डिंग। तो ये आपकी क्यों हुई, क्योंकि जो ऑक्सीजन का साइज़ है वो स्मॉल होता है, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ सल्फ़र, ठीक है। और जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है वो 119.5 डिग्री होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ओवरलैप होने की वजह से, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड की वो इक्वल हो जाती है, दैट इज़ द 143 पिकोमीटर। ओके यदि हम सिलीनियम ऑक्साइड की बात करें, ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद रखना, ठीक है। तो सॉलिड होता है, लेकिन यदि हम बात करें गैसियस स्टेट की तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका सल्फ़र एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं आपकी सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में ये आपका नॉन प्लेनर आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, लाइक दिस। ये तो आपका गैसियस फेज में होगा मोनोमर, और पॉलीमर की फॉर्म में आपका सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ही होते हैं आप जो स्ट्रक्चर होता है आपका सिलीनियम ऑक्साइड का। टेल्यूरियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और पोलोनियम आपके नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं जो डाइऑक्साइड है उनकी। तो एसिडिक बेसिक करैक्टर की यदि हम बात करें तो जो डाइऑक्साइड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट रिएक्शन देते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड आपका प्रोड्यूस करती है, जो केवल आपका सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, यू कैन से दैट, ठीक है। सिलीनियम आपका सिलीनियस एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास जो टेल्यूरियम है उसका ऑक्साइड आपके पास वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो लेकिन वो डिज़ोल्व कर सकता है एल्कली को, और आपके पास टेलराइट बना सकता है, और एसिड को डिज़ोल्व करके वो आपके पास बेसिक सॉल्ट बनाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टेल्यूरियम आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यदि हम एसिडिक करैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो एसिडिक करैक्टर आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमें यहाँ से पता ही लग गया कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है एंड सिलीनियम है उन्होंने तो एसिड की फॉर्मेशन की, लेकिन टेल्यूरियम ने आपकी कोई रिएक्शन शो नहीं की, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपका जो एसिडिक करैक्टर है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होता है, ठीक है। यदि हम रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास हमें पता है सल्फ़र की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है +4 से, इसलिए हम बोलते हैं कि सल्फ़र एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे तो +6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए आप बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप आपका जो डाइऑक्साइड है उसका रिड्यूसिंग करैक्टर भी आपका डिक्रीज होता है। दिस इज़ द रीज़न जो टेल्यूरियम ऑक्साइड है दैट एग्जिस्ट एज
दैट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ट्राईऑक्साइड की, तो ट्राईऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला आपके पास EO3 होता है। ओजोन और सल्फर ट्राईऑक्साइड तो आपके पास गैसेस होती हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है, p-pi-d-pi बॉन्डिंग यहाँ पे होती है आपकी। ठीक है, तीनों के तीनों जो बॉन्ड है वो आपके p-pi-d-pi बॉन्डिंग से आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट था उस वो जंप करके आपका d ऑर्बिटल में आपका चला जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होता है और जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ द 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो SO3 में आपकी वीक वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, इसलिए आप बोलते हो कि SO3 आपकी ट्रायगोनल प्लेनर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका जीरो डाइपोल मोमेंट का होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपका एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके पास दिखाए हुए हैं। लीनियर चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, साइक्लिक ट्राइमर में भी एग्जिस्ट, टेट्रामर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी ट्राईऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मींस हैलाइड की फॉर्मेशन वहाँ पे करनी है। तो यदि हम बात करते हैं 16 ग्रुप की, तो आपके पास हैलाइड में ये +1 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में 16 ग्रुप के मेंबर आपके लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की ही हम बात करते हैं तो O2F2 बनाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ है वो पता होनी चाहिए कि जो स्टेबिलिटी है हैलाइड की वो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होने के साथ वो भी आपकी डिक्रीज़ होती जाती है। नहीं सॉरी, यहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपके साइज़, यदि आपके पास हैलोजन का इंक्रीज़ होता चला जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी आपके पास डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ से जो आपको कंसेप्ट करना है NCERT में से इस कंसेप्ट को पढ़ना है। हेक्साइलाइड्स आपके पास बनते हैं, सिर्फ जो फ्लोरीन है वही हेक्साइलाइड की फॉर्मेशन करता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि SF6 SeF6 TeF6। SF6 तो आपका कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है, केमिकली इनर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 आपके फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं सल्फ़र के अराउंड, जो सल्फ़र को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो किसी दूसरे के साथ आपकी रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बोलते हो जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपका जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ होता है सेंट्रल एटम का, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन के एटम है वो दूर आपके स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, यू कैन से। तो यदि आप सल्फ़र से टेलुरियम के हेक्साफ्लोराइड पे मूव करोगे एंड उसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो हाइड्रोलिसिस डाउन द ग्रुप आपकी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। टेट्राहेलाइड आपको पता होना चाहिए, टेट्राहेलाइड की फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करते हैं। जैसे टेट्राफोलाइड हेलाइड का आपके पास मीनिंग क्या होता है कि 4 हेलोजन्स के साथ आपका जुड़ा होना। ठीक है, तो इसने बताया है कि SF4 आपकी गैस होती है, SeF4 आपका लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d होती है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे शेप होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। फर्दर यहाँ से जो एंगल जो है लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री आपकी शीशा हो जाती है। तो ये चीज़ आप 11th क्लास में आपने सेपर थ्योरी की थी 4th यूनिट में, तो वहाँ से आप स्ट्रक्चर को कंफर्म कर सकते हो कि क्या होते हैं। ठीक है, और टेट्राहेलाइड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे एक्ट एज द लुईस बेस। किसकी वजह से होता है? क्योंकि उन पे आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। SF4 है वो किसी लुईस बेस होता है, तो मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये आपका रिएक्शन दी हुई है टू शो दैट दे एक्ट एज अ लुईस बेस। ओके, उसके बाद यदि हम डाई हैलाइड्स की बात करें तो डाई हैलाइड्स आपके पास सारे के सारे एलिमेंट आपके डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं सिर्फ सिलीनियम को छोड़ के। ठीक है, और डाई हैलाइड में हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 रहती है। वहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, बेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो जस्ट लाइक आपने ये पढ़ लेना है। उसके बाद मोनोहैलाइड का केस है। मोनोहैलाइड आपके पास डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे S2F2। ठीक है,
और डाइमेरिक हैलाइड हमेशा डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यूजेस की यदि हम बात करें तो जो आपका इनर्ट और गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से जो SF6 है वो आपका इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है हाई वोल्टेज जनरेटर में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। SF4 एंड SEF4 ये आपके फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं। तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो यू कैन से एसिड है, उसकी कन्वर्जन हमें करनी है फ्लोरीन कंपाउंड में, तो दे कैन बी यूज्ड। ठीक है, अनालमस प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की हम कर चुके थे। कल हम आपका एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो ये टॉपिक, इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता जो आज किया है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं आप मेरे को स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ओके, थैंक यू।